Okay, students, welcome back. This is the second last lecture in the series of hydrology and irrigation. Let's move forward with today's lecture. So, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ एस कर्व. एस कर्व का उपयोग क्या होता है? एस कर्व का उपयोग क्या होता है? ठीक है, देखते हैं. सबसे पहले एस कर्व का उपयोग समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि एस कर्व होता क्या है. तो एस कर्व क्या होता है? उससे पहले कि अगर आप वीडियो देखोगे इसके पहले वाले पार्ट में इसके पहले वाले पार्ट में आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ. आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ. इस प्रकार का एक दिखने वाला एक कर्व होता है हमारे पास, जिसमें डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व होता है. 1 सेंटीमीटर की जब रन ऑफ होती है किसी भी कैचमेंट पे, तो जो हमें कर्व ऑब्टेन होता है दिस इज नोन एज यूनिट हाइड्रोग्राफ. यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है. तो यूनिट हाइड्रोग्राफ से हम एक जादुई चीज़ करते हैं. जादुई चीज़ क्या करते हैं? जादुई चीज़ हम ये करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है डी आवर की रेनफॉल के लिए. हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो डी आवर की रेनफॉल इनफाइनाइट टाइम तक चल रही है. यानी डी आवर की रेनफॉल जो है वो 0 से लेकर डी आवर्स तक तो चलेगी, है ना. लेकिन जैसे ही वो रुकेगी तो फिर से वही डी आवर की रेनफॉल 0 से लेकर डी टाइम तक चलेगी. जैसे ही वो रुकेगी फिर 0 से लेकर डी टाइम तक. तो ऐसे करते 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 वो जो रेनफॉल है वो इनफाइनाइट टाइम तक अगर चलती रहे तो हमें क्या होगा? हमें इस कर्व की जगह पे हमें इस प्रकार का कुछ कर्व मिलेगा. कैसा? ये तो हो गई डी आवर की यूनिट हाइड्रोग्राफ. फिर यहाँ से डी को थोड़ा आगे बढ़ा के फिर एक डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ. फिर यहाँ पे डी आगे बढ़ा के फिर एक डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ. फिर यहाँ डी आगे बढ़ा के फिर एक डी आवर का यूनिट. ऐसे करते करते डैश 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 इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक रेनफॉल हो रही. बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने ये चीज़ लिख करके. अभी हाइपोथेटिकल चीज़ है. हाइपोथेटिकल यानी इट इज़ नॉट पॉसिबल to have rainfall for an infinite time period. The time period will be some finite ऐसा होगा. तो अब हमें क्या होगा? हम क्या देखते हैं कि जब ये सारे कर्व्स को मैं एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर दूंगा तो what I am going to get is I am going to get something like this. I am going to get something like this, and this value will be asymptotic to this line, and this value is known as QE. QE ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है. This QE is nothing but equilibrium discharge. Equilibrium discharge होता है. और इस कर्व को हम लोग कहते हैं एस कर्व. क्या कहते हैं? एस कर्व. दिस इज द एस कर्व. तो समझ गया क्या होता है? यूनिट हाइड्रोग्राफ इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक जब डी आवर की रेनफॉल होगी तो ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होंगे इनको सुपर इम्पोज किया और जो हमें मिला दिस इज नोन एज द एस कर्व. क्लियर? मामला क्लियर? ठीक है. अब आप कहेंगे सर एस कर्व का उपयोग क्या है? अच्छा, इक्विलिब्रियम. अच्छा, एक बात और जब ये इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक जब ये रेनफॉल होगी ना, तब क्या होगा कि रन ऑफ का जो रेट होगा या रन ऑफ की जो वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू रेनफॉल की वैल्यू. यानी जितनी रेनफॉल आएगी वो रन ऑफ में निकल जाएगी. इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर स्टोरेज, इसकी बात खत्म हो जाएगी क्योंकि ऑल ऑफ दैट विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड. जो मिट्टी होगी वो पानी के अंदर डूब चुकी होगी और ये जो हमारे पास रेनफॉल ऊपर से नीचे गिरेगी कुछ समय के बाद वो पूरी तरीके से रन ऑफ की तरह बह जाएगी. समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है. तो ये जो उसकी मदद से ये जो डिस्चार्ज हमें मिलता है दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज. अब इसका क्या है लॉजिक, क्या नहीं है, इसमें हम नहीं जाएंगे. हम बस ये देखने वाले हैं यहाँ पे कि एस कर्व का उपयोग क्या है. अब ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है. अब देखो क्या है. तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एस कर्व है जो कि डी आवर की ड्यूरेशन की रेनफॉल के करस्पॉन्डिंग बनाया गया है, ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव टू मेक अ यूनिट हाइड्रोग्राफ बट नॉट ऑफ डी आवर ड्यूरेशन बट ऑफ सम टी आवर ड्यूरेशन. जैसे मान लेते हैं कि डी था हमारे पास 10 घंटे का, डी था हमारे पास 4 घंटे का, यानी 4 घंटे की रेनफॉल का यूनिट हाइड्रोग्राफ मेरे पास अवेलेबल है.
एंड व्हाट आई एम आस्किंग यू इज आई वांट 7 आवर्स की रेनफॉल का यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो कैसे बनाया जाएगा? तो पहले 3 स्टेप तो यही है कि इससे एस कर्व पहले बना लो आप डी आवर का, ठीक है। अब एस कर्व बना लिया, ऐसा है, तो एक एस कर्व हम और बनाएंगे जो कि यहां से टी आवर की दूरी से शुरू होगा, ऑफसेट होके टी आवर की दूरी से शुरू होके हम यहां जाके मिल जाएगा, ऐसा है, ठीक है। So I am going to call this curve as SA and I am going to call this curve as SB. SA और SB ये दो कर्व मैं इसके दो अलग अलग नाम दूंगा यहाँ पे। Then what I am going to do is magic. Magic क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे. We are just going to understand that we are doing nothing but we are subtracting the ordinates of both these unit hydrographs, SA minus SB. The subtraction of ordinates of both these unit hydrographs will give us a hydrograph which is direct runoff hydrograph of T by D duration of T by D ordinates। मतलब ये जो हमें एक कर्व मिलेगा ये एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होगा जिसमें जो रन ऑफ आ रहा होगा उस रन ऑफ की वैल्यू होगी T by D, ठीक है। अगर T by D जो रन ऑफ है, अगर मैं इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को इस T by D की वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट Q is equal to SA minus SB divided by T by D। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू से जो मुझे एक कर्व यहां प्राप्त होगा, इस ऑर्डिनेट की वैल्यू को अगर मैं प्लॉट करूं और यहां पे जो मेरे पास एक कर्व मुझे मिलेगा, इस कर्व की वैल्यू को, इसी कर्व को मैं कहूंगा कि दिस कर्व इज नाउ, ये कर्व कौन सा कर्व है? ये कर्व है इन वैल्यूज को जब मैं प्लॉट करूंगा तो मुझे एक कर्व मिलेगा। दिस कर्व इज नथिंग बट दिस कर्व इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ टी आवर ड्यूरेशन तो मैंने यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डी आवर ड्यूरेशन जो मेरे पास अवेलेबल था उससे बना लिया मैंने यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ टी आवर ड्यूरेशन। समझ में आ गया मेरी बात? तो जब भी मेरे को एक यूनिट हाइड्रोग्राफ की ड्यूरेशन को चेंज करके दूसरा यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है जिसकी ड्यूरेशन कुछ और होती है तो हम उपयोग करते हैं किसका? एस कर्व का। किसका उपयोग करते हैं? एस कर्व का। समझ में आ गई मेरी बात? चलो मूविंग फॉरवर्ड अगले सवाल पे आते हैं। इसको समराइज ऐसे किया जा सकता है कि डी आवर की यूनिट हाइड्रोग्राफ को जब टी आवर की यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास जिस टेक्निक का मैं उपयोग करूंगा दैट टेक्निक इज नोन एज द एस कर्व टेक्निक, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड इन द सेकंड क्वेश्चन डील्स अप विद समथिंग नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस एंड रेकरेंस इंटरवल। आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस और रेकरेंस इंटरवल के बीच का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको जरा हमें यहां बताइए, ठीक है। दोनों टर्म्स को पहले समझने की जरूरत है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल और एक्सीड करना, जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि इतने प्रतिशत प्रोबेबिलिटी है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पड़ने वाली जो बरसात है वो इतना डिस्चार्ज से एक्सीड नहीं करेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मान लेते हैं कि 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिस वॉज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, जो कि डिजाइन डिस्चार्ज था, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक डैम या रिजर्वॉयर या जो बनाया इसके करस्पॉन्डिंग बनाया तो मेरे पास कुछ प्रोबेबिलिटी होगी ना। क्या प्रोबेबिलिटी? जैसे मान लेते 70% प्रोबेबिलिटी है, 70% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो उस स्ट्रक्चर पे पड़ने वाला जो डिस्चार्ज है वो 100 मीटर क्यूब को बराबर हो जाएगा या उससे एक्सीड नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा है।
तो दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वलिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट इसे कहा जाता है, ठीक है। अब आता है रेकरेंस इंटरवल। रेकरेंस इंटरवल मतलब क्या होता है? रेकरेंस इंटरवल मतलब रीअकर होने का इंटरवल। रेकर यानी रीअकर होने का इंटरवल। कितने सालों बाद वही इवेंट, वही सेम टू सेम इवेंट दोबारा होने की प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। दैट इज नोन एज रेकरेंस इंटरवल। तो रेकरेंस इंटरवल मान लेते हैं कि इस 100 मीटर क्यूब पर सेकंड का रेकरेंस इंटरवल हो गया कुछ 100 साल, 4 years, 100 साल। यानी मैं कहता हूं कि मैं क्या कहता हूं, मतलब मैं तो कोई परमात्मा तो हूं नहीं, तो मैं क्या कहता हूं, फील्ड की स्टडी ये कहती है कि 100 साल के बाद ही 100 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज को एक्सीड करेगी वो स्ट्रीम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो रेकरेंस इंटरवल होता है ना, इसको ध्यान में रख के ही उस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की लाइफ को डिसाइड किया जाता है। कि जैसे मान लेते हैं कि इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को हमने डिजाइन किया है कुछ 50 साल के लिए, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उन 50 सालों में इसकी जो डिजाइन वैल्यू है डिस्चार्ज की, ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? लाइफ खत्म हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लाइफ जब तक है हमारे हिसाब से, उसकी जब तक लाइफ है उस स्ट्रक्चर की, तब तक हमें इस वैल्यू को एक्सीड नहीं होने देना है, वरना वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इसको कहा जाता है, रेकरेंस इंटरवल इसको कहा जाता है, और इन दोनों के बीच में होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेकरेंस इंटरवल। रेकरेंस इंटरवल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो सिंपल सी चीज है यार, आप खुद सोचो, जो इवेंट 100 साल में हो रहा है, 100 साल में हो रहा है, उसको इक्वल या एक्सीड करने की प्रोबेबिलिटी 100 साल से पहले कम होगी, ऐसा है। और जो इवेंट 50 साल में हो रहा है, उसको इक्वल और एक्सीड करने की प्रोबेबिलिटी 50 साल में ज्यादा होगी, ऐसा है। तो इसकी वजह से ये दोनों के दोनों इनवर्स रिलेशन को फॉलो करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस एंड रेकरेंस इंटरवल, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस को निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल है मार्केट में। वीबुल फार्मूला हो गया, हेजन फार्मूला हो गया, बहुत सारे फॉर्मूले हैं अवेलेबल है मार्केट में। चाहे तो इन सारे फॉर्मूलेज के रिलेशंस को कैसे डिराइव किया जाता है उसको आप पढ़ सकते हैं बुक से, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में वो चीज़ नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। इतना ही बस मुझे बताना था इस क्वेश्चन में। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डेप्थ ऑफ एन एक्विफायर इज डी, then what is the relation between permeability and transmissibility? permeability और transmissibility। देखो, permeability निकाला जाता है डार्सी के सिद्धांत से। डार्सी ने क्या कहा था? डार्सी ने कहा था कि जब यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसी भी सॉइल के ऊपर मैं लगाता हूं, डार्सी के सिद्धांत के अनुसार द वेलोसिटी ऑफ फ्लो of water through a medium is directly proportional to the hydraulic gradient which is being applied on that particular medium। समझ में आ गई मेरी बात? और I is equal to nothing but head applied divided by length of path, ये होता है हमारे पास। तो डार्सी के सिद्धांत को जब मैं थोड़ा और रिफाइन करता हूं तो V is equal to K into I आ जाता है, जो कि हमारे पास एक रिलेशन होता है टू फाइंड आउट द परमिएबिलिटी। तो मैं परमिएबिलिटी को क्या कह सकता हूं? जब मेरे पास यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा तो परमिएबिलिटी की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ फ्लो से बराबर हो जाएगी। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट परमिएबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ अ परमिएंट थ्रू अ सॉइल बॉडी व्हेनेवर दैट सॉइल बॉडी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू अ यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। मतलब थोड़ी ज्यादा अंग्रेजी है लेकिन सिंपल है। जब I की वैल्यू 1 हो गई तो K की वैल्यू V के बराबर हो गई, यानी K इज इक्वल टू V, यानी परमिएबिलिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। सिंपल, इतनी सी बात है। अब आप कहोगे सर परमिएबिलिटी की तो ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है? ट्रांसमिसिबिलिटी इज नथिंग बट, देखो, जब भी एक सॉइल की बॉडी होती है, उस सॉइल की बॉडी के नीचे वाले में यहाँ पे एक बेड रॉक है, बेड रॉक के ऊपर पानी को स्टोर किया, पानी के ऊपर इतना सॉइल का लेयर था, पानी ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ तक था, है ना। तो ये मेरे पास अगर कुछ डेप्थ हो गई हमारे पास B,
जो कि इस केस में दी हुई है स्मॉल d, ऐसा है, तो k इंटू डी जब मैं करूंगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट वन मोर कांस्टेंट विच इज नोन एज ट्रांसमिसिबिलिटी, द कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. यानी कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी multiplied by the depth of the aquifer or the medium through which the water is traveling. तो यानी ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू के इंटू डी. यूनिट अगर डेप्थ ले ली जाए इसकी तो परमिएबिलिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है. ठीक है. So this is all which I would like to tell you in today's lecture. I am going to see you in the next lecture of this series. I hope you people liked it. So like कर दो, आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में इस सीरीज में. थैंक यू वेरी मच.